चलो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम क्लास थ्री की बात करेंगे। आप जैसे कि जानते हैं 2 क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता जा रहा होगा। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक अजम्पशन और प्रिंसिपल की बात करी थी, तो आज भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट में आज आपके लिए सिर्फ 3 लेकर आया हूं और इन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट में होने वाला क्या है, इन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे तो आपकी बुक में 14-15 कुछ प्रिंसिपल है, लेकिन हम 4-5 कल डिस्कस किए थे और 3 आज। मैं सिर्फ इतने ही कराऊंगा अभी आपको, उसके बाद और कॉन्सेप्ट बात करेंगे। लेकिन ये इसलिए जरूरी हो गए थे आपको पहले बताने ताकि आप लेसन नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सको, इसलिए ये पहले इंपोर्टेंट हो गए थे समझाने। इसलिए चलो आज से शुरुआत करते हैं। आपका नंबर 1 आज का डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। मतलब ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हर बिजनेस में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं और उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में या सब्सिडरी बुक में करते हैं। तो जब जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर रिकॉर्ड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक जो एक्सपेक्ट होगा वो डेबिट होगा और दूसरा एक्सपेक्ट जो होगा वो क्रेडिट होगा। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, यूं तो पूरा अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट ही चलेगा, उसे तो हम डेप्थ में और आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए एक एग्जांपल के थ्रू कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे लाइक अगर राम ने मोहन को पैसे दिए तो राम पैसे देने वाला हो गया और मोहन पैसे रिसीव करने वाला हो गया। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें क्या होने वाला है, उनमें ये होता है कि एक पक्ष, दो पक्ष जरूर इफेक्ट होंगे। एटलीस्ट 2 पक्ष किसी भी ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड होंगे। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है, ये आपका आज का सीखने का सब्जेक्ट नहीं है, ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। अगर से एग्जांपल दूसरा लेते हैं, अगर हम एग्जांपल में बात करें दूसरे की, तो उस एग्जांपल में सपोज करो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम स्टार्टेड अ बिजनेस। उसमें क्या होगा, जब राम बिजनेस स्टार्टेड करेगा तो 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाएगा। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था बिजनेस और बिजनेसमैन आर डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो बिजनेस के पास तो 1 लाख रुपए आएंगे और राम 1 लाख रुपए देगा। तो आपने देखा इस ट्रांजैक्शन में भी 2 इंपैक्ट पड़ रहे हैं। से थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो वहां पर क्या होता है, आप पैसे देते हो दुकानदार को और दुकानदार आपको क्या देता है बेटा, सामान देता है। तो वहां पर भी देखो सारे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, डबल इफेक्ट आ रहा है। तो इसको ही बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। और इस डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही, इसी के बेस पे ही आपकी जो आपकी बुक है उस पे लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम, ये भी वहीं से लिया गया है, इसीलिए आपको ये पढ़ाना जरूरी हो गया था। आई थिंक आप इसको क्लियर समझ में आ गया होगा आपके। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन आपका नंबर 2 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस अजम्पशन या प्रिंसिपल। देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बिजनेस का बिल्कुल सही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है तो आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो सही नहीं आएगा, ये वास्तविकता में वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब बात आती है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो बेटा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता ये है कि बिजनेस में होने वाले फ्यूचर में, बिजनेस में होने वाले फ्यूचर में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, और वो प्रॉफिट या लॉस आप ऐसे मान सकते हैं कि वो आपका फिक्स ना हो, सिर्फ पॉसिबिलिटी हो, उसकी संभावित प्रॉफिट या संभावित लॉस हो सकता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और उसमें क्या करा जाता है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जब आप अपने यहाँ पे अकाउंटिंग बनाते हैं, आप अपने यहाँ पे अकाउंट्स ओपन करेंगे, तो वहां पर इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि संभावित लॉस
पॉसिबिलिटी जो लॉस है उनको तो रिकॉर्ड किया जाता है, उनको तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी इनकम्स को, गेन्स को इग्नोर कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपको फ्यूचर में पता चल रहा है कि बिजनेस में 2000 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो आप उस 2000 रुपए का तो प्रोविजन बना कर चलेंगे, लेकिन अगर आपको पता चलता है फ्यूचर में मुझे 5000 की इनकम होने वाली है तो लो जी 5000 रुपए खर्च कर दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। द रीजन इज आपको पता है नॉर्मली आप इस कॉन्सेप्ट को हर फैमिली में यूज भी किया जाता है। मैं जैसे बताऊं, अगर किसी हम सभी एक नॉर्मल मिडिल फैमिली से आते हैं या फिर एक बहुत हाई मॉडर्न अप्रोच से नहीं आते, तो हमारे यहाँ पर बेटा होता क्या है, अगर किसी घर में एक लड़की का जन्म हुआ है तो क्या करते हैं गार्जियंस, पेरेंट्स उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा उसकी शादी के लिए बचाकर रखना शुरू कर देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है, आपके घर में भी होता होगा, सभी के घर पे नॉर्मली होता है। और लड़का होता है तो उसके लिए कुछ पैसा उठा के उसके एजुकेशन के लिए रख देते हैं कि जब उसको 12 के बाद वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा या लड़की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी तो उसके लिए उसको पैसे को उठा कर रख देते हैं, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, वो एक्चुअली में ये कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली जो कंडीशन है जिसमें सडनली बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसमें उसके लिए वे पैसे को उठा कर रख रहे हैं, राइट? ताकि आने वाले समय में हमारी कंडीशन पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई असर ना पड़े और हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन भी अपनी इस बात को ध्यान में रखता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने की संभावना है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, उसको ऐसा लग रहा है, तो वो उसका तो प्रोविजन बना के चलेगा, बेटा 2000 रुपये उठा के रखेगा, राइट? लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाली कोई इनकम है, उसे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में कोई इनकम हो जाएगी, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको अपनी इनकम मानकर नहीं चलेगा। इनकम तभी मानी जाएगी जब इनकम वास्तविकता में हो गई हो, जब इनकम वास्तविकता में कमा ली हो, राइट? जब इनकम वास्तविकता में उसने पा ली हो तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्सपेंस, अगर कोई खर्चा हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, लॉस होने वाला होता है, तो उसको रिकॉर्ड वो करके चलते हैं पहले से, राइट? आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए, अगर आप बिल्कुल ही शुद्ध नेट अकाउंट निकालना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो आपको इसको भी माइंड में ध्यान में रखकर ही आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इसको भुलाया तो भी आपके अकाउंट ठीक नहीं आएंगे, आपका आंसर सही नहीं आएगा, आपके बिजनेस की वैल्यू सही नहीं पता चलेगी। तो ये भी आपके लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा हो जाता है बेटा, ये कहता है कि कोई भी एसेट्स होती है, देखिए एसेट्स क्या होती है, ठीक है? एसेट्स कोई भी बिजनेस की एसेट्स होती है। अब आप बात करोगे सर एसेट्स क्या होती है, देखो फिलहाल तो हम नेक्स्ट क्लासेस में एसेट्स की भी बात करेंगे, क्या एसेट्स होती हैं, लेकिन छोटे से रूप में मैं आपको बता दूं, ये संपत्ति होती है बेसिकली। जैसे आपके घर में बहुत सारी संपत्ति होती है, आपके घर में फ्रिज है, एसी है, फर्नीचर है, इसी तरीके से बिजनेस में भी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, लेकिन उस एसेट्स को सेल करने के लिए किया जाता है, बल्कि वो बिजनेस को क्या करते हैं, फर्नीचराइज करती है, राइट? उसकी या तो उसको प्रॉफिट को कमाने में हेल्प करती है, ठीक है? आप फिलहाल एसेट्स को इतना ही समझिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में जब एसेट्स की टर्म एसेट्स पढ़ाऊंगा स्पेशली, तब मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो एसेट्स क्या करेगी, एसेट्स ये करेगी कि बिजनेस को जो भी कॉस्ट है इसकी, देखो बिजनेस जो है बिल्कुल ही एक होती है कॉस्ट और एक होती है मार्केट वैल्यू। किसी भी एसेट्स की एक कॉस्ट हो सकती है और एक क्या हो सकती है बेटा, एक हो सकती है मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट वो होती है जिस टाइम आपने उसको परचेस किया उसकी वैल्यू कितनी थी, और मार्केट वैल्यू वो होती है बेटा कि आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है। से एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने बिजनेस 2013 में शुरू किया और 2013 में बेटा एक मशीन परचेस करी, और मशीन जिस टाइम पे परचेस करी थी बेटा वो 50,000 रुपए की थी, राइट?
आपने 2013 में मशीन परचेज करी और वो मशीन जो थी वो 50,000 रुपए की आपने परचेज करी उस टाइम पे, राइट। अब क्या हुआ, 2013 का जब आपने अकाउंट बनाया तो आपने मशीन को 50,000 रुपए की दिखा दी, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आप 2014 में आए होंगे, आपने मशीन लिख दी, सपोज करो यहां पे भी मशीन 50,000 रुपए की लिख दी आपने, लेकिन जैसे ही आप एंटर करें 2015 में, तो पता चला जो आपने मशीन 50,000 रुपए की खरीदी थी बेटा, उसकी आज की मार्केट वैल्यू बाजार में 1 लाख रुपए है। आज आपने देखा वो 1 लाख रुपए की है, राइट। 1 लाख रुपए की मशीन है, वही वाली मशीन जो आपने 2013 में 50,000 रुपए की खरीदी थी, राइट। तो वो उसकी मार्केट वैल्यू आज 1 लाख रुपए है। तो क्या 2015 की अकाउंटिंग में करते हुए मशीन को आप अपनी बुक्स में उसको 50,000 की दिखाओगे या 1 लाख रुपए की दिखाओगे? यही कॉन्सेप्ट, ये कोर्स कॉन्सेप्ट इसी चीज को क्लियर कराता है। तो कैसे क्लियर कराएगा, ये देखिए, 2015 में भी मशीन को 50,000 रुपए की ही लिखा जाएगा, ना कि 1 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट्स को उसकी मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि कोस्ट वैल्यू पर ही दिखाना चाहिए। मार्केट में ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं, राइट। अब बात आती है कि क्या हर साल 50,000 रुपए की ही दिखाएगा? हर साल मशीन पुरानी भी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू सॉरी आई मीन उसकी जो फेस वैल्यू है वो घट भी सकती है। तो देखो वो डेप्रिसिएशन होता है, वो अभी आपको मैं समझाने लग जाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आप ये मान के चले कि मशीन को जितने रुपए में खरीदी थी हर साल उसको ही दिखाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट्स को उसकी जिस टाइम पे वो परचेज करी गई थी 2010 से 2013 में, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा उतनी ही दिखाई जाएगी, ना कि जितनी मार्केट वैल्यू जिस ईयर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। आई थिंक आप आज की क्लास समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।